तो केदारनाथ की जंग किसमें कितना दम, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तारीख का ऐलान हो गया। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनावी मैदान में उतरकर माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने जहां हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक, याद होगा आपको, केदारनाथ बचाओ यात्रा का आगाज किया। केदारनाथ बचाओ यात्रा। अब उस यात्रा के बाद बीजेपी संगठन भला कैसे पीछे रहता, उसने भी एक खास रणनीति बनाई। सरकार के स्तर पर जिस तरह से घोषणाएं हो रही हैं, वो बताती है कि सरकार केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी नाक का सवाल बना चुका है। वैसे आचार संहिता लागू हो गई, जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ वैसे चुनावी आचार संहिता लागू हो गई। एक के बाद एक सरकार की तरफ से घोषणाएं की गई। सरकार जनता को यह बतलाना चाहती है कि अगर बीजेपी जीती तो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। वहीं कांग्रेस मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर हुए उपचुनाव की जीत से गदगद है। भले ही केदारनाथ सीट और बद्रीनाथ के सियासी समीकरण जुदा है और बद्रीनाथ में कांग्रेस की ही सीट थी, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा बीजेपी के पाले में गया तो बीजेपी ने उसी चेहरे को चुनावी रण में उतारा, राजेंद्र भंडारी, और जनता ने सिरे से नकार दिया। यानी कांग्रेस की सीट कांग्रेस के खाते में ही आई। अब ऐसे में केदारनाथ की जंग में किसमें कितना दम है, इस पर बहुत हद तक प्रत्याशी के चयन पर निर्भर करेगा। यानी जो प्रत्याशी का चेहरा होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। अब बद्रीनाथ में हार के बाद बीजेपी फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि केदारनाथ महज एक सीट नहीं है, एक सियासी नैरेटिव, एक मैसेज है। जैसे कि बद्रीनाथ, जैसे कि अयोध्या, ठीक वैसे ही केदारनाथ की सीट। आज समझने की कोशिश करेंगे इस उपचुनाव के बिगुल बजने के बाद क्या दिखाई देते हैं सियासी समीकरण। लेकिन पहले एक रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो आखिरकार केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अब औपचारिक रूप से बिगुल बज चुका है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। लिहाजा केदारनाथ की सियासी जंग को जीतने के लिए जोर आजमाइश भी अब तेज हो चुकी है। दरअसल केदारनाथ विधायक शीला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई ये सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नाक और साख का सवाल बन गई है। तभी तो बूथ लेवल तक रणनीति का ताना बाना बुनने का दावा किया जा रहा है। लेकिन चिंता बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक ही है, और वो है दावेदार की तलाश जो कि जिताऊ हो। और ऐसे में जिताऊ कौन होगा, इसकी बेताबी से तलाश की जा रही है। बीजेपी के पास पूर्व विधायक आशा नोटियाल एक मजबूत दावेदार है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए कर्नल अजय कोठियाल भी दावेदार हैं। जबकि कांग्रेस के पास पूर्व विधायक मनोज रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मजबूत दावेदार दिखाई देते हैं। वैसे केदारनाथ सीट के लिए हरक सिंह रावत यूं तो मना कर चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, मगर हरक की हसरत चुनाव लड़ने की भी है। रुद्रप्रयाग से विधायक था, सब लोगों ने, मैंने मंत्री पद नहीं लिया, 3 महीने बाद लिया। सब लोगों ने मुझ पर दबाव डाला कि भाई आप क्षेत्र का विकास करना है। मेरे समर्थकों ने दबाव डाला कि आप हमारे लिए मंत्री पद ले लो। तो मुझे अपनी जो एक तरह मैंने संकल्प लिया था मैं मंत्री पद नहीं लूंगा, मुझे लेना पड़ा। मैं धामी और तीरथ रावत के साथ भी मंत्री पद नहीं ले रहा था। तो उस समय भी अमित शाह जी ने बहुत मेरे पर दबाव डाला कि आप मंत्री पद ले लो। तो मैं कई बार क्या होता है कि कई बार आदमी को अपने उसके लिए पीछे हटना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी एमएलए चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी जहां भी लगाएगी। बीजेपी के लिए ये चुनाव साख और नाक का सवाल बन चुका है, क्योंकि हाल ही में हुए 2 उपचुनाव बीजेपी के लिए बेहद निराशाजनक रहे। बीजेपी को मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट हारनी पड़ी, जिसके बाद बीजेपी ने अब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए रणनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। बीजेपी संगठन ने केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के साथ साथ 5 मंत्रियों की ड्यूटी तक लगा दी। ऐसे में बीजेपी ठोक बजाकर जिताऊ उम्मीदवार तलाश रही है।
वहीं कांग्रेस की तरफ से भी केदारनाथ चुनाव के लिए जीत के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की माने तो केदारनाथ की जनता बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर 90,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें जीत की चाबी महिला मतदाताओं के पास है, क्योंकि महिला वोटर की तादाद 45,000 के आसपास है, जबकि पुरुष वोटर की संख्या करीब 44,000 है। ऐसे में केदारनाथ विधानसभा सीट पर 173 पोलिंग बूथ पर कौन सी सियासी पार्टी बाजी मारती है, ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर मुकाबला दिलचस्प होगा, ये तय है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो 3 मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। शीशपाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। कमलेश रमन जी बीजेपी का चेहरा है। नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। तो अब केदारनाथ उपचुनाव की बारी आई है, तारीख भी मुकर्रर हो गई है और नतीजे का दिन भी तय हो गया है। 20 नवंबर को चुनाव और 23 को नतीजा। किस तरह से देखा जाए इस चुनाव को? जीतेंगे तिलक जी हम? नहीं, वो तो आप बद्रीनाथ में भी कह रहे थे। देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों की स्थिति अलग अलग है और क्यों? ऐसा नहीं है, संगठन ने पूरी मेहनत करी है। नहीं, वहां भी आपने क्या सीट पर ये केदारनाथ में पन्ना प्रमुख बनाओगे ना आप? बिल्कुल, सब बने हैं वहाँ पर, मंडल अध्यक्ष से लेकर के तमाम जिला अध्यक्ष और जो संगठन की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो वहाँ पर चली है और वहाँ हमारे सभी नेतागण, जो वरिष्ठ नेतागण है, नहीं, सुनने में आया आपने सरकार के मंत्रियों को भी ड्यूटी पे लगा दिया वहां पर। अब बिल्कुल लगनी चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ता है, सभी लोग चाहे मंत्री छोड़ दिया केदार। ये इतना डर क्यों है केदारनाथ को लेकर? देखिए, कोई डर नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया है संगठन की, कोई भी हो चाहे वो नहीं, आपने मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी। मुख्यमंत्री कह रहे, एक मिनट जनता को बता देना, एक मिनट, आपने मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी, 4-4, 5-5 मंत्रियों को बोला कि जाओ चुनाव जितवाना है आपको। आपने संगठन के महामंत्री की ड्यूटी लगा दी, आपने बूथ स्तर पर नेताओं की ड्यूटी लगा दी कि चुनाव जितवा के लाओ, दायित्व मिलेगा, ऐसा भी है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब तक विधायक नहीं, मैं विधायक हूं केदारनाथ का। मैं तभी पूछ रहा हूं इतना डर क्यों है केदारनाथ को लेकर कमलेश जी? देखिए तिलक जी, कोई डर नहीं है, लेकिन जब कोई चुनाव की तिथि कोई मुकर्रर होती है तो उसमें तमाम संगठन के जो लोग होते हैं, चाहे वरिष्ठ हो और चाहे कनिष्ठ हो, सभी लोगों को उस क्षेत्र में जाकर के काम करना पड़ता है। एक प्रक्रिया है संगठन की। नहीं, तो ये प्रक्रिया बद्रीनाथ में भी अपनाई होगी आपने, ये प्रक्रिया तो मंगलौर में भी अपनाई होगी। बिल्कुल, देखिए सभी जगह होती है। अब ये बात अलग है कि कहाँ पर हार होती है, कहाँ जीत होती है, एक अलग मैटर करता है, लेकिन अपनी तरफ से संगठन का कार्यकर्ता पूरी मेहनत करता है और मेहनत के साथ चलता है। और केदारनाथ में भी तमाम कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का नतीजा ये होगा कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट थी, शैला रानी रावत जी बीजेपी की विधायक रही है और अभी देखिए कमलेश जी, मैं तो एक बात मानता हूं, विजय बोगना जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने बोला अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, केदारनाथ मत हारना। मैं फिर बोल रहा हूं, ये एक सीट का सवाल नहीं है, यहां मसला एक सीट का नहीं है। ऐसे उपचुनाव आते हैं और जाते हैं, यह केदारनाथ का उपचुनाव है, विषय यह है, यह केदारनाथ का उपचुनाव है। बिल्कुल, वरना उपचुनाव तो आए और गए, जनता ने वोट डाला, नतीजे आए और जिंदाबाद के नारे लगे, बात खत्म हुई, है ना। लेकिन केदारनाथ का उपचुनाव केवल राजनीति करना नहीं है। एक मिनट, केदारनाथ में हमारा मकसद केवल राजनीति करना नहीं है। देखिए एक मिनट कमलेश जी, मैं दूसरे मिजाज का हूं, मेरे से फिर मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, फिर आप लोग बुरा मान जाते हो। इतना बड़ा उदाहरण दूंगा ना, आपके मंत्री मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। यहीं पे उदाहरण दूं आपको। आप कह रहे हो केदारनाथ का आप राजनीति नहीं करते हो। केदारनाथ पे 2013 की आपदा तो छोड़िए, जो कुछ हुआ कंकाल तक दिखाए गए, कंकाल दिखाए ना, आपके नेताओं ने दिखाए, मैंने तो नहीं दिखाए। वो तो इतनी बड़ी आपदा। अब रुक जाइए, फिर मैं शीशपाल जी के पास जा रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। कमलेश जी एक मिनट रुकिए, आपके सेठी जी, इनके एक होनहार मंत्री हैं जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। सरकार बोल रही है चाल चरित्र और चेहरा जीरो टॉलरेंस, मंत्री जी हो बिल्कुल क्लीन चिट। बोले किसने दी? बोले सरकार ने दी। बोले ओके सब डन।
उन्हीं मंत्री से मैंने पूछा, ये केदारनाथ में जो आपदा आई और कर्नल कोठियाल को लेकर, सुनिएगा, कर्नल कोठियाल सीएम का चेहरा, और मंत्री क्या कह रहे हैं? कह रहे फाइलें खुल जाएंगी, बहुत सारे राज खोल दूंगा केदारनाथ की आपदा के। कर्नल कोठियाल को लेकर कह रहे हैं। और तभी से मुझे संदेह हो गया सेठी जी, इतना बड़ा बयान, आप रुक जाइए कमलेश जी, आपको बता ही रहा हूं, इतना बड़ा बयान एक मंत्री दे रहा है और जो सीएम पद का चेहरा है वो कह रहा है अपने नेताओं को चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मंत्री कह रहा है फाइल खोल दूंगा केदारनाथ आपदा की, और कर्नल कोठियाल अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को कह रहे कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुप, बिल्कुल चुप। और फिर चुनाव के ठीक बाद कर्नल कोठियाल कहां? बीजेपी, और अब केदारनाथ उपचुनाव में दावेदार। कमलेश जी इसलिए कह रहा हूं मेरे से मत उलझिए, रुक जाइए आप। शीशपाल जी देखिए, मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों में एक सामान्य बात थी, आपने दोनों जगह जो जीत हुई, दोनों जगह कैंडिडेट बहुत अच्छे चुने, बाकी समीकरण सब कुछ आपने, कांग्रेस ने कैंडिडेट ठोक बजा के चुने और आपकी जीत हुई, मंगलौर में भी और बद्रीनाथ में तो बहुत, मतलब ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को दिया कि जनता ने कहा कि हां चलो एक मौका तो दो, कम से कम दल बंधुओं से तो छुटकारा मिले। अब मसला वहीं आ गया, चेहरा, क्या प्रक्रिया अपना रहे हो चेहरे को लेकर शीशपाल जी? देखिए, सुनने में आया दावेदार आप भी हैं। देखिए तिलक जी, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी भी कई बार वहां का दौरा कर चुके हैं, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर चुके हैं, और अब कांग्रेस पार्टी ने 4 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल तक तो 2 थे, अब 4 कहां से हो गए? नहीं, आज संशोधित लिस्ट आई है और 4 पर्यवेक्षक जो है संशोधित हो गए, वरिष्ठ नहीं, मुझे तो पूरा यकीन था ये संशोधित वाला मामला। 1 मिनट रुकिए, ये संशोधित मुझे पूरा यकीन था। आपके यहाँ संशोधित पहले होती है, लिखा बाद में जाता है, क्या संशोधन हुआ उसमें? देखिए तिलक जी, आदरणीय गणेश गोदियाल जी और लखपत बुटोला जी का नाम भी पर्यवेक्षकों में जोड़ा गया है। अच्छा, जोड़ दिया, क्योंकि पहले शीला रानी रावत जी, माफ करिएगा, क्या नाम है आपका, आपके जो प्रभारी हैं हरियाणा की मैडम कुमारी शैलजा जी, उन्होंने कहा था कि इन दोनों को प्रभारी बनाओ, आपने कहा नहीं हम नहीं बनाएंगे, हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। हो गया ना संशोधन, अपनी बात पूरी करिए। यही समस्या आपके संगठन में, बोलिए बोलिए। एक मिनट तिलक जी, देखिए भुवन कापड़ी जी और वीरेंद्र जाति जी को भी शैलजा जी ने ही पर्यवेक्षक बनाया था और आज संशोधन भी उन्होंने ही किया है, और ये कार्यकर्ताओं के सुझाव पर, नेताओं के सुझाव पर संशोधन इसलिए किए गए हैं क्योंकि चुनाव में समय कम है और 4 पर्यवेक्षक अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे तो बहुत जल्दी जो है सभी कार्यकर्ताओं की भावनाएं, समझ गए, एक हरिद्वार का चेहरा, एक खटीमा का चेहरा, जाके केदारनाथ की नफ्स टटोलोगे, बिल्कुल सही। पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और पार्टी के प्रत्याशी पर आइए। निश्चित तौर पर देखिए, कार्यकर्ताओं की जो भावना होगी, नेताओं की जो भावना होगी वहां पर, उससे वो नेतृत्व को अवगत कराएंगे और सही नाम का पैनल नेतृत्व को मिल सके, यही अच्छा, कौन है शीशपाल जी, जरा 5 नाम बताइए। देखिए तिलक जी, जो भी वहां के कार्यकर्ता नाम सुझाएंगे, जो भी वहां जनता के बीच होंगे और चुनाव होंगे, जो भाजपा को हराने में सक्षम होंगे, ऐसा हमारा प्रत्याशी वहां पे तय होगा। सुनिए ना मेरी बात सुनिए, आप कांग्रेसी हैं, कमलेश जी कांग्रेसी रह चुकी हैं, ठीक, मैं निष्ठावान कार्यकर्ता बोलता था इनको, मैं बोलता था कार्यकर्ता कुछ नहीं मिलेगा, आप भी निष्ठावान कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता रह जाओगे। सेठी जी बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस को देख रहे हैं, आपको मालूम है ना प्रक्रिया क्या होती है कांग्रेस में प्रत्याशी चुनने की, तभी पूछ रहा हूं मैं आपसे बार बार। नहीं, देखिए तिलक जी, कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे वो प्रत्याशी बनेगा, जो भाजपा को हराने में सक्षम होगा, मैं समझ गया। निश्चित तौर पर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। मैं आज ये जहां इशारा कर रहे हो ना, कार्यकर्ता जो चाहेंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा, मुझे मालूम है आप किसका पत्ता काट रहे हो, मुझे मालूम है, छोड़िए अब उस बात को। सेठी जी, ना हम किसी का पत्ता काट रहे हैं ना किसी को प्रमोट कर रहे हैं, काट भी नहीं पाओगे उनका पत्ता काट भी नहीं पाओगे। शीशपाल जी, सक्षम होगा वही प्रत्याशी होगा, उनका पत्ता काट भी नहीं पाओगे, उनका पत्ता तो अच्छे नहीं काट पाए। सेठी जी, आकलन अपनी जगह हो सकता है,
सेठी जी, निश्चित तौर पर कार्यकर्ता ये बड़ी टेंशन है चेहरे को लेकर जो चिक अब शुरू होनी है। चेहरा सबसे बड़ी टेंशन है। बीजेपी ने देखा मंगलौर में, बताइए फरीदाबाद से प्रत्याशी ले आए, बोले हमारा कोई उत्तराखंड का कार्यकर्ता इनको है लेकर आओ फरीदाबाद से, दमदार दबंग टाइप का मामला। और बद्रीनाथ में वो जो यहां वहां यहां वो जनता ने कहा कट, चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं तिलक जी। अब चेहरा कमलेश जी रुक जाइए, यहां कार्यकर्ता और निष्ठावान नेताओं की अगर कदर होती ना तो आप बीजेपी ना बैठी होती। रुक जाइए, अब मत बोलवाइए। बिल्कुल सही कहा आपने। सेठी जी, किस तरह से देखा जाए केदारनाथ का उपचुनाव? 20 को चुनाव और 23 को नतीजे। इस चुनाव का जो नतीजा होगा वो नतीजा सिर्फ केदारनाथ तक सीमित नहीं रहेगा, ये बात तो तय है। जिस तरीके से अयोध्या वाराणसी के नतीजे आए, उसके बाद जो बद्रीनाथ का नतीजा आया, ये नतीजा इसलिए क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि घोषणाएं चाहे कांग्रेस कर ले चाहे भाजपा कर ले, लेकिन वो एक राष्ट्रीय परिपेक्ष में वोट पड़ेगा केदारनाथ में। ऐसा क्यों? कि विधानसभा का चुनाव है भले, लेकिन इसमें जो वोटिंग होगी वो जैसे संसदीय सीट पर होती है इस तर्ज पर होगी। वहां की जनता इस बात को संदेश देगी कि हमें कौन सा एजेंडा हमारे लिए पहली वरीयता पर है, हमारे सामने प्रलोभन पहले है, धर्म पहले है, या अवसरवादिता या दल बदलो। तो इनमें से ही चुनकर वहां के जो बहुत एक छोटी संख्या में मतदाता हैं, बहुत बड़ी विधानसभा नहीं है, और वो जो उनका निर्णय होगा वो सीधा प्रतिलक्षित करेगा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी चुनाव लड़ेगी लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे पर? बीजेपी चुनाव लड़ेगी, हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ में जो मतदाता अपना मत देंगे वो सीधे तौर पर कांग्रेस वर्सेस भाजपा को एक जैसे वोट जाता है, लेकिन उससे मुझे उठकर हमें विकास चाहिए या हिंदुत्व चाहिए। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं इसमें चेहरे का कोई रोल नहीं होगा? चेहरे का रोल देना जाएगा। चेहरे का रोल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नकार सकते हैं। और जैसे हरक सिंह रावत जी की हसरतें जागी हैं और बाकी भी उसके और कैंडिडेट आए हैं। बीजेपी के पास एक कैंडिडेट अजय के रूप में आए हैं जो कि एक बिल्कुल निर्विवादित हैं। वो उनके सामने मेरे को लगता है अगर वो उनको फील्ड करते हैं तो शायद दूसरे कैंडिडेट तो शायद बड़ी कड़ी टक्कर के रूप में आएंगे। लेकिन ये मुकाबला इसलिए रोचक होगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सड़कें, बिजली, पानी या पुल तक सीमित नहीं है। ये यहाँ तक सीमित है कि आपकी आस्था, आप कितने पक्के हिंदू हैं, आप केदारनाथ के अस्तित्व को कितना बरकरार रखना चाहते हैं, उस चीज के ऊपर मतदान होगा। कमलेश जी इत्तेफाक रखते सेठी जी जो बात कह रहे हैं कि आप हिंदुत्व पे चुनाव लड़ेंगे, जो आपकी फेवरेट पिच है उस पिच पर आकर चुनाव लड़ेंगे। हमने विकास किया है, काम किया है, हम काम को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। और हिंदुत्व भी एक मुद्दा है हमारा, क्योंकि धर्म हमारे लिए सबसे पहले है। ऐसा नहीं है कि हम उसको पीछे छोड़ देंगे, लेकिन सबसे पहले वहाँ विकास है। विकास नहीं, धर्म राष्ट्र भी तो पहले है ना, उसी को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे जी। नहीं तो क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ बहुत मेहनत करी है, तमाम वो चीजें लोगों तक पहुंचाने का काम किया। योजनाएं जो पुष्कर सिंह धामी जी ने दिए, जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया, केदारनाथ को और सुदृढ़ और सुंदर बनाने का काम किया है, वो भी लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे ताकि जो योजनाएं है वो नहीं। विकास का एजेंडा एक अपनी जगह है, धर्म के एजेंडे पर तो कांग्रेस भी लड़ रही है। हम देखिए धर्म के एजेंडे को लेकर यात्रा निकाल दी, स्थान पे आता है, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होगी। धर्म की आड़ में राजनीति नहीं, धर्म की आड़ में राजनीति नहीं। सेठी जी करा रहा हूँ, धर्म की आड़ में राजनीति नहीं वो कह रहे हैं। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास कर ले, केदारनाथ का विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। केदारनाथ की जनता विकास के सवाल पर जो है वोट करेगी। केदारनाथ धाम में जो आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, केदारनाथ धाम का जो प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रयास हुआ, आज तक नहीं, वो कह रहे हैं हम धर्म के आड़ में चुनाव नहीं लड़ते। कमलेश जी ने कहा
जो 228 किलो सोना पीतल में कैसे बदला, इसका जवाब भी आपको सनातन प्रेमियों को देना पड़ेगा। वो जवाब तो जनता दे देगी आपको, आपने आप चिंता न करें, तो जनता आपको जवाब देगी। कांग्रेस को जनता हमेशा जवाब देती आई है। 2022 के चुनाव में जनता ने जवाब दिया आपको, 2024 के चुनाव में लोकसभा में आपको जनता ने जवाब दिया, और केदारनाथ का जो चुनाव होगा आपने आपका जनता आपको जवाब देगी। आप जो पैदा करते हैं ना जनता के बीच में, जनता आप समझ दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, और कांग्रेस को जनता के भले की बात नहीं करती, केवल अवसरवादी राजनीति करती है। आपने जो अपनी केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा चलाई, वो भी आपकी अवसरवादी यात्रा थी, वो कोई जनता के हित की यात्रा नहीं थी, वो नेताओं के वर्चस्व की यात्रा थी। शिवपाल जी, आपको समझना पड़ेगा। शिषपाल जी, सेठी जी, ये कैसे हो सकता है? चुनाव केदारनाथ में हो तो धर्म तो आएगा ही आएगा ना। एक्चुअल में कमलेश जी का थोड़ा सा वो टंग स्लिप हो गया। वो एक्चुअल में कमलेश जी अभी मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ कांग्रेस छोड़े थे, तो आधा डायलॉग वो कांग्रेस का बोल गए, आधा भाजपा को। वो मतलब वो बताना चाह रहे थे कि धर्म की आड़ में राजनीति नहीं होती। तो अभी जैसे अभी पूरी प्रैक्टिस नहीं हुई ना भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा ही नहीं हुई है। हाँ, लेकिन वो मसला तो धर्म का आएगा ही ना, क्योंकि ये लोग भी तो हरिद्वार से अकेले वो चुनाव पूर्ण रूप से धर्म के ऊपर होगा। कांग्रेस ने क्या किया था तिलक जी? कांग्रेस ने भी तो जो प्रतिष्ठा यात्रा चलाई, वो राजनीतिक अवसरवादी यात्रा थी कि नहीं थी कांग्रेस की? वो उनके वर्षों की राजनीति यात्रा तो हर नेता अपने अवसरवादी ढूंढने का काम कर रहे हैं। करण मेहरा जी अपने वर्षों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरीश रावत जी अपनी केदारनाथ की जनता की भावनाओं को आप कर रहे हैं, सनातन प्रेमी की भावनाओं को आप मैदान में, और आपको इनकी होने वाली है कि भारत का जवाब तो आपको देना पड़ेगा या नहीं देंगे। आप ये बताइए, केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर बनाने का प्रयास क्यों हुआ? चुनाव केदारनाथ की अस्मिता और धर्म माध्यम है। नहीं, कमलेश जी, एक मिनट शिषपाल जी, आपने कहा केदारनाथ की प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमने यात्रा निकाली। सर, आप लोगों से केदारनाथ है क्या? पार्टियां आएंगी और जाएंगी। प्रेमियों से आपका इतिहास कितना है? केदारनाथ का इतिहास जानते हैं आप? आपका इतिहास कितना पार्टी का? महिमा जुड़ी हुई है। केदारनाथ का अस्तित्व बचाएंगे आप? अपना अस्तित्व बचाइए। केदारनाथ का अस्तित्व आप लोग, सर केदारनाथ से हम हैं, हमसे केदारनाथ नहीं है। जानिए शिषपाल जी इस बात को, प्रतिष्ठा बचाएंगे केदारनाथ की आप लोग। एक मिनट सेठी जी, चुनाव तो ये तय है ना कि मुकाबला दिलचस्प होगा, एक तरफा नहीं होगा, ये स्थिति तो क्लियर है ना? ये बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरी चीज ये भी स्पष्ट है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व के लिए भी और प्रदेश में भी भाजपा के लिए बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। और इस टेस्ट में अगर कोई परिणाम भाजपा की इच्छा के विपरीत आता है तो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक तो है ही है। लेकिन ये मान लीजिए कि प्रदेश की जनता और यहाँ का जो कांग्रेस का जो बूस्टिंग फैक्टर है वो आगे आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। कमलेश जी समझ रहे जो बात सेठी जी कह रहे हैं? कह रहे हैं मसला एक सीट का नहीं है, अगर मगर किंतु परंतु कुछ भी हो गया तो फिर इसका संदेश बहुत बड़ा जाएगा, मतलब बहुत कुछ अदला बदली भी हो सकता है मामला। बिल्कुल तिलक जी, देखिए लेकिन हमें पूरा भरोसा है, हमने काम किया है, हमने ऐतिहासिक निर्णय देने का काम किया है। यहाँ पर नजीर पेश करी है पुष्कर सिंह धामी जी ने, और उनके विकास कार्यों पर बटन दबाएगी वहाँ की जनता। अच्छा शिषपाल जी, मैं सेठी जी की बात से सहमत हूं। करके महेंद्र भाई के ऊपर भरोसा करके बटन दबाने का काम करेगी। कांग्रेस की अवसरवादी राजनीति के ऊपर भरोसा नहीं करेगी। वहाँ इनके नेता तो खुद ही लड़ाई लड़ रहे हैं अपने वर्षों की। केदारनाथ बाबा की प्रतिष्ठा की बात करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा की बात करें। शिषपाल जी, मेरा दिलचस्पी वही है, 5 दावेदारों के नाम तो बता दीजिए कौन कौन है, नाम बताने में क्या जाता है? देखिए तिलक जी, मैं कई बार नाम आपके जो है चैनल पे बता चुका हूँ। मनोज रावत जी स्वाभाविक दावेदार हैं, जो पहले विधायक रहे हैं, 2022 में प्रत्याशी रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष कुंवर सजवान जी वहाँ पे दावेदार हैं। हमारे जो है वहाँ पर महिला नेत्रियां दावेदार हैं और लगभग 20-22 दावेदार हैं।
बहुत वरिष्ठ जो है 5 पूछे से 5 दावेदार है, नहीं जमीन से जुड़े हुए लोग दावेदार हैं। आप हरक सिंह रावत जी का नाम सुनना चाहते हैं, वो हमारे वरिष्ठ नेता है। नहीं, आप मेरी तमन्ना जानते हो तो फिर बोलते क्यों नहीं? पहले नाम निकाल लेते आप। वो भी प्रत्याशी हो सकते हैं। हाँ, तो ये तौर पर यही मैं जानना चाह रहा हूँ। एक मिनट सेठी जी, ये बात शीशपाल जी ने बिल्कुल सही कही। उन्होंने कहा जो नाम सुनना चाहते हो मैं बोल देता हूँ। इन्होंने तमाम दावेदारों के नाम ले लिए, उनका नहीं लिया, फिर बोले जो सुनना चाहते हो मैं बोल देता हूँ। एक मिनट शीशपाल जी, एक मिनट सेठी जी, वो कह रहे थे कि ना मैं लड़ना नहीं चाहता। अब सुन लो ना शीशपाल जी, एक मिनट, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। एक मिनट ना तिलक जी, आपको पूरी बात मेरी सुननी चाहिए। ऐसा ना, जो भी जनता के बीच कांग्रेस की नीतियों के लेकर जा रहे हैं, जो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, सब दावेदार हैं और किसी को दावेदारी से नहीं रोका जा सकता। अब कौन जो है जिताऊ है, इस पर पार्टी भरोसा कर सकती है। कमलेश जी कुछ कहना चाहिए जल्दी से, फिर सेठी जी के पास रिपोर्ट सौंपेंगे। कमलेश जी कुछ लग रहा है अंदर की बात बताएंगे, बोलिए। नहीं तिलक जी, देखिए माननीय हरीश रावत जी ने कहा कि वहाँ पर सर्वे पे हम लोग जो है कैंडिडेट चुनेंगे और अदल जी की पसंद अलग हो गई है, प्रीतम सिंह जी की पसंद अलग हो गई है, गोदयाल जी अलग है और हरक सिंह जी अलग है। तो समझ में तो इनको आना चाहिए ना कि क्या चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। सब अलग अलग दलों में कांग्रेस बटी है, केवल अपने बच्चों की लड़ाई कर रहे हैं, बाकी किसी की लड़ाई नहीं कर रहे। जनता की सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है, जनता के पास में कोई लेना देना नहीं है। केदारनाथ में काम हुआ कि नहीं हुआ, जनता पार्टी का केवल इनका ध्येय है कि भारतीय जनता पार्टी खाली अपने धड़े को मजबूत करने का काम करे। संगठन के लिए कोई सर्वोपरि नहीं रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन सबसे सर्वोपरि है। और मुझे लगता है कि संगठन भाजपा के लोग केदारनाथ बाबा के धर्मस्थली वहाँ पर विकास कार्य को भाग लेने का काम जो सरकार ने किया है। एक मिनट सेठी जी रहेंगे, सेठी जी एक मिनट, शीशपाल जी मेरे सहयोगी ने हरक सिंह रावत जी का बयान सुनाया मुझे। बोले कि हरक सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मैंने कहा ये मना नहीं किया, ये केदारनाथ को लेकर हरक सिंह रावत ने दावेदारी पेश की है। बोले नहीं आपने सुना नहीं, वो मना कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने वो भी सुना था कि धारी देवी की कसम सत्ता मेरी जूते की नोक पे, मैं मंत्री नहीं बनूंगा, सबने सुना था। लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि मंत्री बन गए। फिर मैंने ये भी सुना था कि मैं धामी सरकार में मंत्रालय नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मंत्री नहीं बनूंगा, कोई मुझे मंत्री नहीं बना सकता, लेकिन मंत्री बने। और फिर जिस रात को वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे थे, रात को डिनर पार्टी हो रही थी, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, बोले नहीं जाएंगे। मैंने बोला सुबह वापस जाएंगे। 10 दिन लगे, कांग्रेस का गेट नहीं खुला, 8 बाय 8 के कमरे में ज्वाइन करवाया बड़ी मुश्किल से। और फिर अब वही बात आ रही है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी सेठी जी, अगर इन्होंने वाकई में अगर माहौल बनाना है, गणेश गोदयाल नहीं तो हरक सिंह रावत का चेहरा ऐसा है जो माहौल बना देगा कि नहीं सेठी जी? माहौल बिल्कुल बना देंगे। देखिए मैं बताऊं आपको तिलक जी, याद होगा कि हिंदुस्तान की टीम में चंद्रशेखर एक बॉलर थे जी, और उनको खुद को भी पता होता था कि वो जो उनकी गूगली है वो किस साइड जाएगी। यस। तो हरक सिंह रावत का यही हिसाब है उत्तराखंड की राजनीति में। अगर वो केदारनाथ से भी चुनाव लड़ेंगे तो एक बार को वहां पे भी पूरे के पूरे समीकरण पलट सकते हैं, क्योंकि वो मौसम विज्ञानी के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे वैदिकाचार्य हैं उसके राजनीति के। हाँ। उनको मालूम है किस जगह पर कौन सा चूरन बांटना है और किसको कौन सी गति देनी है, ये बखूबी जानते हैं वो। हाँ। क्योंकि भाजपा में, बसपा में, कांग्रेस में वो कौन सा दल है जिसमें नहीं रहे। यस। तो अभी जल्दी से 10 सेकंड शीशपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ इनके मन में आया है हरक की असरत को लेकर। केदारनाथ विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो खोखली घोषणाएं की है, जनता उसके बहकाव में नहीं आने वाली। जनता पूछ रही 7 सालों से आप कहां सोए हुए थे? ठीक, अब ये नारे वहां बात पर क्या चाहिए? हरक का नाम एक बार लिया सिर्फ, मैंने 10 बार नाम लिया, सेठी जी ने 5 बार नाम लिया, लेकिन शीशपाल जी ने सिर्फ एक बार नाम लिया, वो भी मेरे कहने पे, वो भी मेरे कहने पर। ये कहते हुए कमलेश जी कि क्या नाम सुनना चाह रहे हो, यही सुनना चाह रहे हो? निश्चित तौर पर यस। अब शीशपाल जी को लग रहा है ना, शीशपाल जी भी तो दावेदार हैं, इसलिए वो उनका नाम कैसे लेते हैं? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत सेठी जी आपका भी, कमलेश जी आपका भी, शीशपाल जी। तो केदारनाथ का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, ये तय है। लेकिन केदारनाथ की जंग में किसमें कितना दम,
यह प्रत्याशी के चेहरे पर निर्भर करेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।